अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसके नतीजे में वेस्ट गैसेस बनती हैं और वो कैसे बॉडी से खारिज होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो अहम गैसेस हैं वो उनकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होती हैं, इसको हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं और इसकी स्टडी हम आज करेंगे गैशियस एक्सचेंज के चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करनी है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के नीचे लाइन लगाएं ताकि आपके जहन में रहे कि ये डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, ये वो अमल है इन विच जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग है। एक्चुअली यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ग्लूकोज के मालिक्यूल की बात की जा रही है, C6H12O6 इस मॉलिक्यूल की। यानी ये जो कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, इनको तोड़ा जाएगा बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आपने 9th में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, यानी इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। इन रिएक्शन के ज़रिए कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और ये बॉन्ड्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं? फूड, हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी जो ग्लूकोज है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद जो हमारी खुराक में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली जो ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ा जाता है एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, और जो एनर्जी खारिज होगी उस एनर्जी को तब्दील कर दिया जाता है इनटू एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, 9th में आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है। इसमें आपने क्या पढ़ा? सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है उन सब बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और उसके नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है उसको एटीपी की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है, एटीपी की फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है। ये इतनी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। आगे एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। 9th में आपने एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, लेकिन जो 10th है इसमें एरोबिक, चाहे तो आप वो वाली भी कर सकते हैं जो कि 9th में आपने पढ़ी हैं। 10th में आप एरोबिक की यहाँ पे करेंगे, एनारोबिक की यहाँ पर नहीं दी हुई, वो चैप्टर 17 में दी हुई है, आप वहाँ से कर लेंगे। और अगर आपको 9th वाली इजी लगे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी ये जो जितने भी बॉन्ड्स हैं सब के सब तोड़ दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड, ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। एनारोबिक की आप 17 चैप्टर में से करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ा जाता है फूड मॉलिक्यूल्स को और कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। तो एरोबिक की इतनी है। क्या है इस डेफिनेशन में? हमने पढ़ा कि जब ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद होती है तो जो खुराक में जो ग्लूकोज है, कार्बन के हाइड्रोजन के तमाम बॉन्ड्स तोड़ दिए जाते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे एटीपी बना लिए जाएंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर इजाफी चीज़ें हैं, ये बनेगी ये प्रोडक्ट्स के तौर पर साथ में बनेंगी। अच्छा, अब वो कहता है ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन चाहिए होती है उन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, वो कहाँ से लेते हैं? माहौल से लेते हैं, और फिर वो अपने तमाम सेल्स को वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब माहौल से लेकर अपने तमाम सेल्स तक पहुँचा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनेगी। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा अमल है? जिसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ के उसके नतीजे में एनर्जी बनाई जाती है, जिसकी डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है। इसके नतीजे में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी उसको हमने सेल से बाहर निकालना है, क्योंकि ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्टीमेटली फिर हम सेल से जब निकल जाएगी फिर उसके बाद नतीजतन हम उसे बॉडी से भी खारिज कर देंगे। तो ये आपने याद नहीं करना, डेफिनेशन आपने यहाँ से याद कर लेनी है। टेकिंग इन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना, टेकिंग इन बॉडी के अंदर लेकर आना, एंड गिविंग आउट और बाहर खारिज करना कार्बन डाइऑक्साइड का इज टर्म्ड एज गैशियस एक्सचेंज, इसे हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर लाया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से खारिज किया जाना गैशियस एक्सचेंज कहलाता है। द टर्म ब्रीदिंग
अब ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन है। ब्रीदिंग के नीचे लाइन लगाइए, यहाँ से आप ब्रैकेट स्टार्ट करें ताकि आपको इल्म हो कि कहाँ से कहाँ तक आपने याद करनी है। द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज्ड, ब्रीदिंग से मुराद क्या है? सांस लेना, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेकर आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से खारिज करेंगे। द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस, ब्रीदिंग का जो सांस लेने का जो अमल है, कहता है ये जो इस्तिलाह है ये हम इस्तेमाल करते हैं उस अमल के लिए थ्रू विच, जिसके ज़रिए एनिमल्स टेक एयर, जानदार हवा लेते हैं, इन देयर बॉडीज़, अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं, ताकि उसमें से टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ताकि वो उसमें से ऑक्सीजन हासिल कर सकें। एंड देन गिव आउट, और फिर बाहर खारिज कर दें एयर, हवा को, किस लिए? फॉर गेटिंग रिड, ताकि निजात पा सकें, छुटकारा पा सकें ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या पढ़ा आपने इसके अंदर? आपने पढ़ा कि ब्रीदिंग की इस्तिलाह हम उस अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें जानदार हवा अपने जिस्म में ले जाते हैं ताकि उस हवा में से ऑक्सीजन ले सकें, और फिर हवा को अपनी बॉडी से खारिज कर देते हैं, किस लिए? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पा सकें। तो यहाँ तक आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन है। यहाँ आगे से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंशिएट करें, उसमें डिफरेंस बयान करें। तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है। एक्सरसाइज में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है, तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो उस दौरान मैं आपको वो पॉइंट्स लिखवा दूंगा डिफरेंस के, तो हम इस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये आपने यहाँ से याद नहीं करना। फिर आगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है, यानी अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पौधों के अंदर कैसे गैसों का तबादला होता है, जानवरों के अंदर कैसे गैसों का तबादला होता है, हमने इनको एक एक करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पौधों के अंदर है, कहते हैं प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स, पौधों के अंदर आज़ा नहीं होते, जैसे हमारे अंदर फेफड़े हैं या नाक है, तो कहते हैं उनके अंदर कोई आज़ा भी नहीं है और सिस्टम्स भी नहीं है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इस तरह उनके अंदर कोई इसके लिए गैसों के तबादले के लिए सिस्टम नहीं होता ताकि वो गैसों का तबादला कर सके माहौल के साथ। एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी, पौधे के हर सेल को एक्सचेंजेस गैसेज, वो अपनी गैसों का तबादला करता है विद द एनवायरनमेंट, माहौल के साथ, बाई इट्स ओन, यानी वो खुद ही अपने तौर पर ही गैसों का तबादला करता रहता है। हर सेल हमारी बॉडी की तरह फेफड़े और उनमें बाकी ऑर्गन्स नहीं होते हैं ताकि वो गैसों का तबादला कर सकें। पौधों में गैशियस एक्सचेंज उनके डिफरेंट पार्ट से होती है। तो ये मैंने हेडिंग्स बनाई हैं यहाँ पर 4, ये भी आप नोट कर लें। आप अगर इनको इन हेडिंग के ज़रिए तैयार करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे ये चैप्टर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता होता है, लेकिन स्कीम कभी भी चेंज हो सकती है बोर्ड की, तो लॉन्ग के लिए भी आप इसको तैयार करें। तो जब आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे तो ये इन हेडिंग्स के थ्रू अगर आप तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट्स भी बन जाएंगे और आप लॉन्ग का जो क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इसकी मेन हेडिंग्स ये हैं कि गैसों का तबादला पौधों के अंदर क्यूटिकल के ज़रिए भी होता है, लीव्स के ज़रिए भी होता है, लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं जिनके थ्रू होगा, स्टेम के ज़रिए होता है, स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं जिनके ज़रिए होगा। ये क्या होते हैं स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। चौथा जो पौधे का हिस्सा है जो इन्वॉल्व होता है गैशियस एक्सचेंज में वो है रूट, और रूट में डिफ्यूजन के थ्रू गैसों का तबादला होता है। ये 4 हेडिंग्स आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हम क्यूटिकल को डिस्कस करते हैं। इस बॉक्स के अंदर उन्होंने बताया हुआ क्यूटिकल वाला पॉइंट, ये नंबर 1 है। चाहे तो आप यहाँ पर क्यूटिकल की हेडिंग दे लें, चाहे इसको नंबर 1 आप लिख लें। इसमें क्या है, इन यंग स्टेम्स, यंग स्टेम्स कौन से होते हैं? वो स्टेम्स जिनके ऊपर छाल या छिलका मजबूत किस्म का बन चुका होता है वो यंग स्टेम नहीं रहते, वो ओल्डर होते हैं। यंग स्टेम्स वो होते हैं जो सब्ज सा छिलका, जिनका बारीक सा छिलका होता है, नए तने आप कह सकते हैं। इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स, और जो नए पत्ते हैं जो कि नरम नाजुक पत्ते हैं उनकी बात हो रही है। सम गैशियस एक्सचेंज आल्सो अकर, कुछ गैसों का तबादला होता है थ्रू द क्यूटिकल, क्यूटिकल के ज़रिए, विच इज़ प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती है ओवर देयर एपिडर्मस, यानी पत्तों के जो सबसे बाहर वाली जिल्द होती है उसे हम एपिडर्मस कहते हैं। ये देखिए डायग्राम, इसमें ये जो अपर एपिडर्मस है, यानी ये पत्ता है, पत्ता दिखाया हुआ, पत्ते की एक साइड से, ऊपर नीचे से नहीं है, पत्ते को साइड से जूम किया गया है। ये उसकी ऊपर वाली तह है पत्ते की और ये नीचे वाली उसकी तह है, और दरमियान में ये सेल्स पाए जा रहे हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ये भी मीजोफिल सेल्स ही हैं।
पत्ते की ऊपर वाली जो जिल्द है उसको अपर एपिडर्मस कहते हैं, जो लोअर निचली साइड पे इसे हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस उसकी जिल्द को कहते हैं। देखिए उसके ऊपर एक बारीक सी तह है, इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल की डेफिनेशन है वो आप नोट कर लें। क्यूटिकल क्या चीज़ होती है? अ थिन, एक बारीक, वैक्सी कवरिंग, चिकनाई वाली एक कवर है, तह है, प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मस ऑफ प्लांट लीफ, पत्ते की एपिडर्मस के ऊपर पाई जाने वाली चिकनाई की एक तह क्यूटिकल कहलाती है। तो ये क्यूटिकल की डेफिनेशन है। आप देखते हैं पत्तों के ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है जिसके ऊपर अगर पानी का ड्रॉप गिरता है तो वो स्लिप होकर गिर जाता है, जज़ब नहीं होता उसमें। तो इस बात का क्या मतलब है? उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग है, क्यूटिकल है, जो कि पानी जज़ब नहीं होने दे रही, स्लिप हो रहा है पानी उसमें से। अब ये जो वैक्सी कवरिंग है ये भी गैसों के तबादले में हेल्प करती है, क्योंकि इसकी तह बहुत मोटी नहीं होती, बारीक होती है, इसलिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी चली जाती है और कुछ ऑक्सीजन अंदर भी आ जाती है। तो यूँ गैसों का तबादला क्यूटिकल के जरिए भी होता है। आपका पहला पॉइंट जो है मुकम्मल हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है लीव्स के जरिए कैसे होती है। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के तबादले में हेल्प करते हैं। वो पॉइंट यहाँ पर है, ये नंबर 2 है। आप यहाँ पर हेडिंग दे लें लीव्स स्टोमेटा वाली, यहाँ आप नंबर 2 लिख लें यहाँ पर। द लीव्स एंड यंग स्टेम, जो पत्ते हैं, एंड यंग स्टेम, जो नरम टहनियाँ हैं, स्टेम है, तना है नरम, हैव स्टोमेटा, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, उनकी एपिडर्मस, जिल्द के अंदर, यानी जो उसकी टॉप पे जो जिल्द है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। द गैशियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला अकर्स होता है थ्रू दी स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के जरिए। तो आप यहाँ तक ब्रैकेट बंद करें, ये स्टोमेटा की डेफिनेशन भी है, स्टोमेटा के नीचे लाइन लगा दें। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लीव्स का पॉइंट पढ़ रहे हैं पत्तों में। तो पत्तों में एक चीज़ स्टोमेटा है जिसके जरिए गैसों का तबादला हो चुका है। इसके अलावा द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, पत्ते के जो अंदरूनी सेल्स हैं जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जो कि जिनको हमने मेसोफिल सेल्स का नाम दिया था, वो मेसोफिल सेल्स वो वाले जो पत्तों के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा स्टेम के अंदर सेल्स हैं, उनके अंदर भी क्या होता है? एयर स्पेसेस होती हैं, मतलब खाली जगहें होती हैं जिसमें हवा मौजूद होती है, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी अब ये जो फासले पर मौजूद सेल्स हैं इनमें एयर स्पेसेस होती हैं, और ये जो एयर स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, वो भी गैसों के तबादले में मदद देती हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये 2 सिचुएशंस हैं जो कि पौधे को फेस करनी पड़ती हैं। इन सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। लीफ सेल्स फेस 2 सिचुएशंस, जो पत्ते के सेल्स हैं उन्हें 2 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, 2 तरह के हालात उनके सामने होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। एक है दिन का वक्त। इसमें क्या होता है? जो पत्ते में मौजूद मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स, ये क्या कर रहे होते हैं? ये कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, एंड रेस्पिरेशन भी साथ में करते रहते हैं, साइड बाय साइड। यानी फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन, हर सेल ने रेस्पिरेशन करनी होती है। तो ये सेल्स भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन इन सेल्स में ये सलाहियत भी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो ये साथ में फोटोसिंथेसिस भी करते रहेंगे। तो कहता है दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। तो उसके नतीजे में क्या होगा? द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनेगी उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कि यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अजाफी जो चीज़ बन रही है वो ऑक्सीजन, वो ज़ाया नहीं जा रही, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में पौधा इस्तेमाल कर लेगा। पत्ते के सेल्स उनको सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। अब जब रेस्पिरेशन करेगा सेल तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करनी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं है, इसको सेल इस्तेमाल कर लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। हाउएवर ये एक सिचुएशन मुकम्मल हो गई डे टाइम की, जिसमें साइड बाय साइड दोनों रिएक्शन चल रहे थे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बन रही थी वो भी साथ साथ में इस्तेमाल हुए जा रही थी। हाउएवर ताहम ड्यूरिंग नाइट, जब रात का वक्त होता है, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन, जो पत्ते के सेल्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये इन्हें माहौल से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना होता है और वो स्टोमेटा के जरिए खारिज करते हैं। दिन के दौरान तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये इस्तेमाल हो गई थी, लेकिन अब ये वेस्ट है, इसको बाहर खारिज कर दिया जाएगा। और दिन के दौरान क्या था? जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी वो रेस्पिरेशन से मिल रही थी, बाहर से इतनी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। बाहर से भी आती है, मतलब सेल की भी इस्तेमाल हो रही है,
और जो ऑक्सीजन चाहिए थी रेस्पिरेशन के लिए वो पौधों के सेल खुद बना रहे हैं और वो वहीं पे यूटिलाइज हो रही है पत्ते के अंदर। हाउएवर जब रात का वक्त होता है तो ना तो ऑक्सीजन मौजूद है और ना ही जो रेस्पिरेशन नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो मौजूद है। तो दोनों चीज़ें ही बाहर से लेनी पड़ेंगी, ऑक्सीजन भी बाहर से ली जाएगी माहौल से। तो ये दो सिचुएशंस थी इस पैरा के अंदर जो बता दी गई। ये एक इजाफी पॉइंट है, ये आपका जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे क्यूटिकल और लीव्स वाला जो पॉइंट था, ये उसके अंदर आप लॉन्ग के लिए लिखना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप लीव्स का पॉइंट लिखेंगे। ये हो गया था मुकम्मल हमारा लीव्स का। अच्छा, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे तीसरा पॉइंट है जो कि स्टेम का है। यहाँ से नंबर 3 अगली हेडिंग है हमारी स्टेम की। जो हेडिंग थी, इन वुडी स्टेम्स, जो लकड़ी वाले तने हैं, एंड मैच्योर रूट्स, और जो जड़ें हैं, नई जड़ें नहीं, जो मैच्योर रूट्स हैं, पुरानी जड़ें हैं, उनकी जो इंटायर सरफेस, उनकी जो मुकम्मल सतह है, इज़ कवर्ड, वो ढकी हुई होती है बाई बार्क, उनकी छाल से या छिलके से, विच इज़ इम्परवियस टू गैसेज और वाटर। इम्परवियस कहते हैं जो अपने अंदर सी चीज़ों को ना गुजरने दे, एक रुकावट होती है गैसेस के लिए भी और पानी के लिए भी। वो अपने अंदर में से वो जो जिल्द है, जो कवर है, जो छाल है, वो अपने अंदर से पानी और गैसेस को गुजरने नहीं देगी। हाउएवर, ताहम, देयर आर सर्टन पोर्स, उनमें कुछ खास पोर्स, सुराखों को कहते हैं, उसमें कुछ सुराख होते हैं। किसमें? इन द लेयर ऑफ बार्क, उनकी जो छाल है, छिलका है, उसकी तह के अंदर छोटे छोटे कुछ सुराख होते हैं। दीज आर कॉल्ड द लेंटिसेल्स, इन्हें हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे, बल्कि आप एंड तक करेंगे यहाँ तक, या फिगर 10.2 काट दें। द लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। अब लेंटिसेल्स की मदद से गैसेस इनमें से बाहर से जड़ों के अंदर या तने के अंदर जा सकती हैं और तने में से या जड़ में से बाहर माहौल में जा सकती हैं। तो ये लेंटिसेल्स की डेफिनेशन भी होगी और लेंटिसेल्स वाला पॉइंट भी मुकम्मल हो गया। अगर अलहदा से लेंटिसेल्स की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आपने ये इतना लिखना है, और अब लॉन्ग में लिख रहे हैं तो पहले आपने वो क्यूटिकल लिखा, फिर आपने लीव्स लिखा, फिर आपने स्टेम का पॉइंट लिखा, उसमें लेंटिसेल्स भी आपका आ गया। फिर जो आपका चौथा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट हमने बनाया था, वो था रूट का। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट, गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आती हैं या बाहर जाती हैं ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, जो नरम जड़ें हैं, नई बनी हुई जड़ें हैं, तो उनकी जो सतह है वहीं से, उस सतह के अंदर से ही गैसेस अंदर भी आती हैं और बाहर भी जाती हैं। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, और ये जो गैसेस हैं जो अंदर भी आ रही हैं रूट के और बाहर भी जा रही हैं रूट में से, कहता है ये गैसेस कहाँ पर मौजूद होती हैं? जो मिट्टी है उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, खाली जगहें होती हैं, वहाँ पर ये गैसेस मौजूद होती हैं, वहाँ से जड़ें ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर खारिज कर देती हैं। एक और साथ में छोटा सा पॉइंट है, ये भी आप अगर लॉन्ग के लिए आता है तो आप इसको याद कर लेंगे। ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सारे उन पौधों के लिए जो कि खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक, पानी में पाए जाने वाले पौधे। ये कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं इन द वाटर, पानी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये हरगिज़ मत समझिएगा कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो H2O का फार्मूला पानी का है तो इसमें से जो ऑक्सीजन है ये इस्तेमाल हो जाएगी, नहीं, ये केमिकली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये नहीं टूटेगी। अगर इसको इस्तेमाल कर लें पौधे सारी इस ऑक्सीजन को, तो ये जो सारा समंदर है, सारा पानी है, वो तो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये वाली ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही डिजॉल्व हो सकती हैं। तो इसमें जो हलशुदा ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, इस ऑक्सीजन को जो केमिकली बॉन्डेड है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी वो भी पानी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगी।